आज हम प्रोफेसर डॉक्टर ए के गुप्ता के साथ में हैं और जिनका होम्योपैथी में बहुत ही बड़ा नाम है, फेमस नाम है। और इनका ओवी हैम्स के नाम से क्लिनिक है और इनके 3 ब्रांचेस हैं। और डॉक्टर साहब जो हैं बहुत ही सीनियर होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हैं और इंटरनेशनल को बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं। और जैसे इंटरनेशनल डॉक्टर हैनमैन अवार्ड ऑफ मिलेनियम मिला हुआ है और भारत की अगर बात करें तो भारत एक्सीलेंस अवार्ड और बहुत सारे अवार्ड हैं। इनकी गिनती अगर मैं शुरू करूंगा तो आधा घंटा उसी में लग जाएगा। एंड ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, दिल्ली स्टेट ब्रांच। सो आज हम डॉक्टर साहब से मिल रहे हैं, हम बात करेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि अल्सरेटिव कोलाइटिस है क्या और ये क्यों होती है? ये अल्सरेटिव कोलाइटिस एक इस तरह की तकलीफ है जिसमें आंतड़ियों में जख्म बन जाते हैं और वो उस जख्म की वजह से मरीज को भिन्न भिन्न प्रकार की तकलीफ हो सकती है। और इनका होने का कारण ये होता है कि उसमें पहले शुरू में इरिटेशन होती है और उस टाइम पे आपने एसिडिटी की वजह से या अपच की वजह से या खान पान में बहुत ज़्यादा वेरिएशन रखने से, जिसमें कि आपकी लाइफस्टाइल ठीक ना हो। जैसे हम कहते हैं कि हरी वरी एंड करी इज़ वन थिंग, आप बहुत ज़्यादा हरी करते हैं, बहुत ज़्यादा वरी करते हैं, बहुत ज़्यादा करी खाते हैं, तो ये भी एक उसका कारण बन सकती है। अच्छा। उसके अलावा आपका जैसे बहुत पोटेंट दवाइयाँ खाना जो कि गर्म होती हैं वो भी कई बार नुकसान करती हैं। और उसके अलावा सबसे ज़्यादा कि लाइक अगर आप पानी कम पीते हैं और खाना टाइमली नहीं खाते तो बॉडी के अंदर वो जो एक उसका फ्लूइड बनता है, डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, उनके अंदर एसिड बनता है। अगर वो पूरा एब्जॉर्ब नहीं हो पाए खाना खा के तो वो स्किन की जो इंटेस्टाइन की एरिया होता है उसको इरोड करना शुरू कर देता है। एंड दिस इज हाउ इट बिकम, तो वो अल्सर बनने शुरू होते हैं, देन इट कॉज द प्रॉब्लम बिकम्स एन अल्सरेटिव कोलाइटिस। ओके। और सर इसमें अगर बात करें तो इसका हम उसको अर्ली सिम्टम अगर देख के उसको हम जल्दी पकड़ लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल, ये तो है कि द अर्ली द बेटर। और अगर आप इफ यू कैन diagnose it and nip it at the bud, you can save yourself from a lot of problem and complications later on. तो इसकी पहचान कैसे होगी? अगर किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस होने वाली है तो उसको कैसे पता लगेगा कि मैं उसको सही टाइम पे उसके सिम्टम्स देख के खुद एक पहचान के आपके पास आ जाए या किसी और डॉक्टर के पास? हाँ, सबसे पहले तो मरीज को अपनी किसी भी तरह की अनयूजुअल सेंसेशन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जब खाने पीने में उसको दिक्कत हो रही है या पेट में तकलीफ हो रही है, पेन होती है, खाना खाते ही उसको टॉयलेट जाने की इच्छा होती है और स्टूल के साथ कभी भी ब्लड आना शुरू हो जाए, एक आधी बारी भी आया। नॉर्मली क्या होता है कि कभी ब्लड आता है तो लोग उसको पिछली डेट के साथ या पिछले दिन की दिनचर्या के साथ रिलेट करके इग्नोर कर जाते हैं कि रात को कल हमने वो बाहर चिकन खाया था, मिर्च ज़्यादा तो इसलिए आया होगा। या कई बार लोग सोचते हैं कि शायद टमाटर का पीस ही ना हो। तो अगर ऐसी संभावना होती तो उस टाइम पे मैं ये नहीं कह रहा कि पैनिक होना चाहिए, बट यस यू शुड बिकम कॉशियस कि अगर आपको एक बार भी ब्लड आया तो आप थोड़ा सचेत हो जाएं और गौर करें कि आपके खान पान में कहीं पे कुछ कमी रह रही है या कुछ प्रॉब्लम हो रही है या आपके डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम है, मीन्स समथिंग इज रॉन्ग समवेयर। तो दिस शुड बी एन इंडिकेशन और उस इंडिकेशन को हमें एज अ सिग्नल लेके अपनी एहतियात बरतनी शुरू कर देनी चाहिए। और साथ ही ट्रीटमेंट की अगर ज़रूरत है, सबसे पहले तो आप अपने निकटतम जो आपका चिकित्सक है, यू शुड गो टू योर फैमिली डॉक्टर या अगर होम्योपैथ है, एलोपैथ है, जो भी है, और उसको अपनी प्रॉब्लम बताएं और उसके पता लगने के बाद यस देन व्हाट एवर ही सजेस्ट यू शुड फॉलो दैट। सर आपकी एक बात से मुझे अपना एग्जाम्पल याद आ गया कि मुझे भी एक फैमिली डॉक्टर ने, पहले मेरा जब शुरुआत हुई इसी बीमारी की तो एक फैमिली डॉक्टर के पास मैं चला गया, जैसे सारे लोग जाते हैं, आपने बोला। और उसने 3 दिन तक मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, तरह तरह की एलोपैथिक दवाइयाँ देके, एंड ही नेवर आस्क्ड मी टू गो टू द स्पेशलिस्ट जी। और तब तक मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तो क्या आपको लगता है कि कोई थोड़ा आदमी अपना भी जजमेंट यूज़ करे, सारा कुछ फैमिली डॉक्टर पर ना छोड़े? नहीं, ये देखो दोनों तरफ से बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो आपका एक्सपीरियंस हुआ वो अनफॉर्चुनेट है कि लाइक अगर डॉक्टर की तरफ से ये डायग्नोसिस मिस हो गया या आपकी उनके कहने में और उसने कहीं पे कहीं मिस इंटरप्रिटेशन हुई तो प्रोबेबली दैट कुड हैव बीन वन ऑफ द रीजन। बट यूजुअली होता है क्या, कई बार एक मरीज आता है कि उसको बड़ी छोटी सी कंप्लेंट लेके आता है या रिपीटेडली कंप्लेंट होती है। अगर कोई प्रॉब्लम रिपीटेडली है तब उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कि एक बार क्या होता है कि नॉर्मली वो होता है, फिर उसका थोड़ा भूल भाल गया और जब डॉक्टर पूछता कोई पहले वो कहता नहीं जी वो
आजकल कुछ मरीजों की भी ये कोशिश ये रहती है कि हम डॉक्टर को सिर्फ ये बताएं कि जो हमारी प्रॉब्लम इमीडिएट की प्रॉब्लम ठीक कर लें, बाकी की लंबी होगी तो फिर देखी जाएगी जी। तो इसमें नुकसान मरीज अपना ही करते हैं। डॉक्टर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। डॉक्टर कई बार आपको सलाह देता है कि आप इसमें थोड़ा टाइम लगाएं या कुछ वो अपना देख रेख ठीक करें, तो पर वो नहीं डॉक्टर साहब फटाफट की मतलब ये मेरे को कल मीटिंग है परसों आपको तेज दवाई दे, मेरे को ये ब्लड बंद हो जाना चाहिए जी। उन्होंने एक दवाई दी, ब्लड बंद हो गया, उसके बाद आपने जो मरीज है वो कहता मैं ठीक हो गया, जबकि वो ठीक नहीं हुआ, वो टेम्परेरी फेज था और उस अंदर मतलब अंडर द इन्फ्लुएंस सप्रेस करके और वो फिर बाद में प्रॉब्लम ज्यादा देता है। जहाँ पे उनको थोड़ी एक होती फॉल्स परसेप्शन होती है कि लाइक आपको मैं ठीक हूँ, तो आप थोड़ा सा लिबर्टी लेना शुरू कर देते हो खाने पीने में भी और उसके जैसे कि आजकल का माहौल है जी। उसमें अल्कोहल है, स्मोकिंग है या ड्रग्स है या कुछ भी और नशे के पदार्थ हैं, उनका सेवन प्रचलित है आजकल। और सबसे बड़ी बात उसके बाद है कि जो स्ट्रेस और एंजाइटी है वो उसको मल्टीफोल्ड बढ़ा देती है और इस चीज को मरीज लोग कई बार अपने आप को मानने से इनकार करते हैं, नहीं हमें तो कोई तकलीफ ही नहीं, आपको कोई कहते नहीं डॉक्टर साहब अच्छा खाते पीते हैं घर में कोई में सब कुछ ठीक है, परंतु आप उनसे पूछो डीप रूटेड प्रॉब्लम तो कहीं ना कहीं वो निकलता है, वो एक्सप्रेस करने से बचते हैं। तो ये चीजें हैं जिसके लिए अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जैसे कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है अल्सरेटिव कोलाइटिस में, इसमें माइंड बॉडी दोनों का समावेश होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेंटली इफ यू आर नॉट हैप्पी इट कैन कॉज यू स्ट्रेस, और स्ट्रेस की वजह से आपके जो एंजाइम्स निकलते हैं दे ऑल्सो कॉज द प्रॉब्लम, और अगर कहीं पे उसके साथ एंजाइटी शुरू हो गई तो फिर आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात करी। और इससे यहाँ से एक अगला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आपके पास कोई पेशेंट आता है, चाहे अल्सरेटिव कोलाइटिस का हो चाहे कोई भी हो, तो आप उसका पूरा बैकग्राउंड पहले पूछते हैं, साइकोलॉजिकल कुछ जो है इसका प्रॉब्लम है या कुछ वो सब करने के बाद ही आप ट्रीटमेंट शुरू करते हैं या सीधे? हाँ, यहाँ पे मैं आपको आपने बहुत अच्छी बात पूछी, और ये तो खाली अल्सरेटिव कोलाइटिस की नहीं बल्कि एक होम्योपैथी की एक खासियत ही है जी कि कई बार इसका मतलब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली बात है। जब हम होम्योपैथी के लिए पेशेंट आता है, वो आता किसी और प्रॉब्लम के लिए, हम जब पूरी हिस्ट्री लेना शुरू करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं जो कि उसने कभी सोची नहीं थी कि ये मेरी प्रॉब्लम है, उसके साथ भी उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो वो सब चीज़ें भी हमें क्लियर अप हो जाती हैं। एंड व्हेन वी टेक अप अ केस हिस्ट्री वी स्पेंड अ गुड टाइम विद द पेशेंट, और जब तक हमें अपनी सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाती कि हमें मरीज के अंदर प्रॉब्लम क्या है, उसको खाली सुपरफिशियल प्रॉब्लम खाली ब्लीडिंग से वो कहते हैं मेरे घर में ब्लड आ रहा है, ब्लड आने का कारण जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हम उस चीज़ की डिटेल में नहीं जाते, इट ब्लीडिंग इन द स्टूल इट कैन बी बिकॉज ऑफ द पाइल्स, इट कुड बी बिकॉज ऑफ द अल्सर्स, इट कुड बी बिकॉज ऑफ फिशर, इट कुड बी बिकॉज ऑफ कैंसर, देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स। तो वो आप कैसे करते हैं, आप पता कैसे करते हैं, मतलब उसको डायग्नोस कैसे करते हैं? उसके लिए जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, एंड देन इट इज द एक्सपर्टीज ऑफ द डॉक्टर कि वो उसको कितनी उससे जल्दी से पकड़ पाता है, भाग पाता है कि अगर पेशेंट की लाइफस्टाइल ऐसी है तो व्हाट आर द प्रोबेबल कॉजेज, व्हाट आर द प्रोबेबल सिचुएशंस व्हिच वन कैन लीड इनटू। तो उस चीज को अगर हम ध्यान में रखें तो यस वी कैन डायग्नोज इट एट मच अर्ली स्टेज, और अगर आवश्यकता पड़ती है वी कैन गो फॉर इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स आल्सो। और अच्छा, आपने अपने एक्सपीरियंस में आपने देखा कि जो कोई ऐसा कोई एज ग्रुप है जिसमें ज़्यादा ये होता है या जनरली किसी को भी हो सकती है? शुक्ला जी, आज की डेट में अनफॉर्चुनेटली एज इज नो मोर अ क्राइटेरिया फॉर एनीथिंग। हाँ, सही कह रहे हैं। देयर यूज्ड टू बी अ टाइम कि जब कुछ बीमारियां थी वो किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप में ही प्रचलित होती थी। आज की डेट में ऐसा नहीं है। हमने 18 साल की उम्र में बच्चों को, बच्चा ही कहूँगा मैं तो उसको हार्ट अटैक होते हुए देखा। जी जी जी। 65 साल की औरत को मैंने मीजल्स होते हुए देखे, वर्स्ट मीजल्स, जो कि पहले की अगर हम वो देखते हैं, मैंने खुद में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। 65-year-old लेडी, द वर्स्ट केस ऑफ मीजल्स विच आई सीन इज इन दैट 65-year-old लेडी। ऐसे ही छोटे बच्चों को कैटरेक्ट भी है, छोटे बच्चों को हार्ट की प्रॉब्लम भी है। तो जो अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम है वो यूजुअली मिडिल एज के ग्रुप में ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि दैट इज द टाइम व्हेन ही इज इन मेकिंग। उसको फैमिली का भी होता है, अपना पर्सनल कैरियर का भी होता है, और आगे की बच्चों की सोच भी होती है। तो उस टाइम पे उसकी भागदौड़ कंपैरेटिवली ज़रूरत से ज़्यादा होती है, और ऐसे टाइम पे उनका रेस्ट कर पाना या उन चीज़ों को थोड़ा पूरे जिसे कहना चाहिए बैलेंस ढंग से ले पाना तो शायद नहीं हो पाता। तो इसलिए वो उस एज कैटेगरी में, आई मीन दीस पीपल आर फॉल इनटू दैट कैटेगरी में। ओके, फाइन।
तो अब सवाल होता है सर, ये होम्योपैथी कैसे इसमें बीमारी में हेल्प करती है? और जैसे कि एलोपैथी में हम देखते हैं कि दवाइयों को कितने साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या होम्योपैथी दवाइयों में भी कोई साइड इफेक्ट है? हालांकि ऐसे मैंने सुना नहीं है, फिर भी जस्ट टू क्लैरिफाई, जस्ट टू। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। बल्कि मैं यहाँ पे ये कहना कि होम्योपैथी इंश्योर्ड हेल्थ सेफली, अगर हमारी अपनी वेबसाइट पे भी देखें www.ovm.com, और हमारा जो अपना उम्मीद इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी एंड अलाइड मेडिकल साइंस का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हर साइंस, हर मेडिकल फील्ड में उसके लिए कुछ ना कुछ है देने के लिए, परंतु हर फील्ड की लिमिटेशन भी है। ऐसे ही चाहे एलोपैथी हो, चाहे होम्योपैथी, चाहे आयुर्वेदिक हो, सब में पॉजिटिविटी है, बट उनकी लिमिटेशन है। पर अगर हम अपनी लिमिटेशन को पहचाने ना तो दिक्कत होती है, और ऐसे समय में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है मरीज के लिए। अगर डॉक्टर अपने सही समय पे उसको नहीं बता पाता तो वो उसको प्रॉब्लम देता है, और अगर उसको सही गाइडेंस भी दे देते हैं तो आप उसके चाहे वो कोई भी ट्रीटमेंट है, होम्योपैथिक ले, आयुर्वेदिक ले या एलोपैथिक ले, पेशेंट का वेलफेयर इज द सोल एम। दिस इज व्हाट वी बिलीव इन एट एकेजी OVM। जब वो पेशेंट होम्योपैथी के अंदर आता है, हम उसकी पूरी केस हिस्ट्री लेते हैं, जिसमें उसका कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। क्योंकि अगर सपोज 3 या 4 मरीज मान भी दिए जाए कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के, तो जरूरी नहीं है कि उनको सब चारों को एक ही दवाई दी जाए। जैसे कि आमतौर पे मॉडर्न मेडिसिन में या एलोपैथिक में होता है कि एक ही सॉल्ट या एक ही टाइप की दवाई दी जाती है। हाँ, कंपनी का नाम अलग होता है, कोई सस्ती वाली, कोई महंगी वाली, पर बेसिक सॉल्ट वुड रिमेन द सेम, क्योंकि उनको अल्सर को सप्रेस करना है और वो करना। हम जो होम्योपैथी के अंदर करते हैं, हम वी गो कि उस पर्टिकुलर पेशेंट की विशेषता क्या है, कि उसके जो उस पेशेंट को दूसरे पेशेंट से आइडेंटिफाई करती है, अलग करती है, इंडिविजुअलाइज करती है। तो होम्योपैथी की बेसिक जो ट्रीटमेंट है दैट इज ऑन इंडिविजुअलिस्टिक बेस्ड। जो अल्सरेटिव कोलाइटिस के सिम्टम वो तो मोर और लेस सेम ही रहेंगे, परंतु वही पेशेंट, अल्सरेटिव कोलाइटिस का एक पेशेंट है उसको ठंडे से आराम मिलता है, दूसरे को गर्म से आराम मिलता है। एक पेशेंट है उसको साइकोलॉजिकली, इमोशनली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, किसी की बात सुनते ही उसको दुख होना शुरू होता, दूसरा कहता होगा मेरे को क्या लेना देना। ऐसे ही जो उनकी विचारधारा है या उनकी जो जिसे हम मेंटल और इमोशनल एस्पेक्ट्स हैं, उसके ऊपर निर्धारित करते हैं ये पेशेंट किस पर्टिकुलर रेमेडी को बिलोंग करता है। उसी हिसाब से उसको दवाई दी जाती है और वो उसके अचूक बाण की तरह काम करती है। और जो सपोर्टिव मेडिसिन होती हैं वो, जो कि जैसे अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो उसको हमें ब्लीडिंग रोकने के लिए या पेन कम करने के लिए कुछ साथ में मेडिसिन देनी पड़ती है, वो देते भी हैं। परंतु जो क्योर करने वाली चीज़ है वो उसकी जो पूरा सिस्टम है, जो उसको पेशेंट को डिजीज के प्रोन कर रहा है, उसको ठीक करता है, वो जो उसकी डीप एक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होती है। ये बेसिक फर्क है होम्योपैथिक और एलोपैथिक की ट्रीटमेंट के अंदर। जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं, क्योंकि मैंने भी देखा है कि मुझे भी मेरे एक फ्रेंड है, उनको होम्योपैथिक अल्सरेटिव कोलाइटिस है, उनको भी अल्सरेटिव कोलाइटिस है और उनको होम्योपैथी में काफ़ी फायदा हुआ। इनफैक्ट मुझे भी हुआ शुरू में, बाद में होना बंद हो गया था। और आप सही कह रहे हैं कि किसको क्या चीज़ और लग जाए, बट आपने जैसे बताया होम्योपैथी में बहुत थारो केस हिस्ट्री करके और उसकी सारी हिस्ट्री जान के और उसको बिल्कुल आइडेंटिफाई करके तब आप उसको ट्रीटमेंट करते हैं जी। और सर ये क्वेश्चन मेरा ये बनता है कि होम्योपैथी का जो रिस्पॉन्स है इतना स्लो क्यों आता है? ये सबका एक मतलब जनरल एक क्वेश्चन रहता है। ये जनरल परसेप्शन बनी हुई है, परंतु आप शायद ये बात भूल रहे हैं कि होम्योपैथिक डॉक्टर के पास एक मरीज जाता ही बहुत लेट स्टेज के बाद है, जब वो सब जगह घूम चुका होता है जी। वो अपनी सब जगह टक्कर, आई एम यूजिंग द वर्ड टक्कर मारना, जब टक्करे मार चुका होता है, जब उधर से उसको आराम नहीं मिलता, तब जाके वो पहुंचता है होम्योपैथी के पास और ये सोचता कि चलो कोई फायदा नहीं होता, नुकसान तो नहीं करेगी ना। वो इस जब अवस्था में आता है तब उसकी जो ओरिजिनल डिजीज है वो काफी बढ़ चुकी होती है और वो ओरिजिनल शेप में नहीं होती। जब वो होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आता है तो वो उसको हम ओरिजिनल शेप में लाने में ही हमें कुछ समय लग जाता है और इसलिए वो थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। अगर मरीज की शुरुआत में ही एक होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट करने चला जाए तो आई कैन एश्योर यू 90% पीपल वुड नॉट हैव द सेम फीलिंग व्हाट दे आर फीलिंग टुडे। वो आते ही लास्ट स्टेज में घूम फिर के मतलब घर के इलाज भी कर लिए, टोटके भी कर लिए, वो भी कर लिया और होम्योपैथी की भी कुछ अपने मतलब जानकारों से या जो मतलब सेल्फ स्टाइल प्रैक्टिशनर होते हैं उनकी दवाइयाँ लेके उस वजह हमने होम्योपैथी भी खा ली, ऐसा नहीं है। क्योंकि इसकी एक होम्योपैथी इज ए साइंस एंड इट इज एन आर्ट ऑल्सो। साइंस इज जो पूरी थेरेपी है, आर्ट इज अ प्रैक्टिस। उस मेडिसिन को, किस मेडिसिन को कहाँ पे प्रैक्टिस वो करनी है, किस हिसाब से देनी, दिस इज एन आर्ट।
जी। उसके लिए एक अनुभवी चिकित्सक का होना ज़्यादा आवश्यक है, ना कि खाली कोई भी होम्योपैथी की दवाई दे दो उसको होम्योपैथ कह लेना। बहुत सही, बहुत सही बोला आपने, बिल्कुल सही कहा। और सर लास्ट में एक आध दो क्वेश्चन मेरे रह गए हैं, जो मैं ये कह रहा था कि जब आप दवाइयाँ दे रहे हैं तो क्या पेशेंट को ये भी सजेस्ट करते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, लाइक में स्ट्रेस पे काम करना, या डाइट पे बहुत लोग कहते हैं कि ये खाना ये सूट करता है, ये नहीं करता, तो क्या आप उसके बारे में भी सलाह देते हैं पेशेंट को? बिल्कुल, देखो ये जहाँ तक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है या डाइट पार्ट है, उसका किसी भी सिस्टम से कोई लेना देना नहीं, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे आयुर्वेदिक हो। ये ट्रीटमेंट की मॉडलिटीज है, बट एक मरीज को जो कि जिस पर्टिकुलर बीमारी है उसके लिए क्या चीज़ ठीक है और क्या चीज़ ठीक नहीं है, वो मैनेजमेंट का पार्ट है। तो मैनेजमेंट तो बिल्कुल ठीक होनी ही चाहिए। अगर मैनेजमेंट ठीक नहीं करेंगे तो डिस्पाइट ऑफ अच्छी से अच्छी दवाई के भी आपको इलाज का वो पूरा भरपूर असर नजर नहीं आएगा कि कभी लगेगा ठीक है, कभी लगेगा फिर ठीक नहीं है, क्योंकि आपने खाने में बदपरहेजी करी। तो अगर आप कुछ समय तक के लिए अपने आप को जो कि इंस्ट्रक्शन आपको डॉक्टर दे रहे हैं या हम अपने मरीजों को देते हैं, वो इसलिए नहीं क्योंकि होम्योपैथी की वजह से, वो इसलिए कि आपकी जो बीमारी है उस बीमारी के लिए आपके लिए ये चीज़ ठीक नहीं है या ये चीज़ ठीक है। अगर हम उसको कह रहे हैं कि आप समय पे खाना खाएं तो इसमें होम्योपैथी का कोई लेना देना नहीं है। जी जी। या ये होम्योपैथी की एडवाइस नहीं है, दिस इज एडवाइस फॉर द पेशेंट, बिकॉज उसकी जो डाइजेशन को रेगुलेट करने के लिए वी नीड प्रॉपर टाइमिंग एंड टाइप ऑफ फूड, क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ फूड इज इक्वली इम्पोर्टेंट, एंड देन द एनवायरनमेंट। अगर आप खाना हाँ तो उसका भी उतना ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए लाइफस्टाइल आज की डेट में अगेन बिकॉज ऑफ बड़ा फास्ट मूविंग वर्ल्ड है, तो उसमें हर आदमी भागम भाग में लगा हुआ है। तो इसमें लाइफस्टाइल की डिजीज आप जितनी भी देखो कि उसमें 75% प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑफ द फॉल्टी लाइफस्टाइल। खा रहे हैं तो सामने फोन बज रहा है, उधर से हमें ना पता चला कि वहाँ पे लेट हो रहे हैं, तो रास्ते में चलते थे खाना खा रहे हैं, हाँ कोई टीवी चल रहा है। अभी आप वो जो बच्चे हैं वो सुबह स्कूल जाते थे, टॉयलेट नहीं जाते कि लेट हो रहे हैं, तो क्लास लेट है तो इसलिए फिर वो निकल जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे अगर आप मोशन के लिए टाइम पे मोशन नहीं कर रहे तो वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम तो फॉल्ट करेगा। तो ये जो यू आर रनिंग अगेंस्ट द टाइम। बाकी जो जितनी फैसिलिटीज या जितनी मॉडर्नाइजेशन हो रही है वो एक इंसान के लिए बहुत अच्छी है। हम मानते हैं कि इन सब चीज़ों की अहमियत है, परंतु जितना हम नेचर से हट रहे हैं उसकी रिपरकशन भी हर हालत में बाद में मिलती है किसी न किसी फॉर्म में। जी, वो देनी पड़ती है। जी जी। और सर लास्ट में इतना बस पूछूंगा कि ओवी हेम्स जैसे आपकी वेबसाइट है, एक बार उसका जरा परिचय दे दें, और दूसरा ये कि आपकी मेडिसिन आप खुद बनाते हैं या आउटसोर्स करते हैं, और कैसे वो डिफरेंट है बाकी लोगों से, या I mean, I don't have to ask you this question. You have been in practice for so long, yes. But still, just to make people aware of, I mean, your presence and your expertise. OVM एक ऐसी संस्थान है जिसका नाम है ओम विद्या इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी एंड अलाइड मेडिकल साइंसेज, जिसमें हमारा मेन ध्येय है पेशेंट्स वेलफेयर, एक ये OVM के नाम से। और जहाँ तक आपने पूछा होम्योपैथी की दवाइयों का, तो होम्योपैथी की दवाइयाँ बड़े अलग अलग तरीके से बनती हैं। इसमें जो मोर नेचुरल फॉर्म, इट इज लीस्ट केमिकल फॉर्म में नहीं होती इनकी, दे आर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो प्लांट किंगडम से बनती है, एनिमल किंगडम से भी बनती है, मिनरल से भी बनती है, एनर्जी से भी बनती है, एंड उनको जो पोटेंटाइज करके दिया जाता है तो उसकी जो क्षमता होती है, जो एक बेसिक ट्रीटमेंट का होम्योपैथी का अप्रोच है, वो सिमिलर करंटर इज द प्रिंसिपल कि लेट लाइक बी ट्रीटेड बाय लाइक्स, कि वही होम्योपैथिक दवा पूरा असर करेगी जो किसी मरीज के अंदर या किसी स्वस्थ आदमी के अंदर वो लक्षण पैदा करती है जब हम ड्रग प्रोविज करते हैं। तो इसी सिमिलर करंटर का मीन्स टू सिमिलर्स रिपेल ईच अदर इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी। और इसकी जो हमारी पूरी जानकारी के लिए और जानकारी के लिए आप चाहें तो हमारी वेबसाइट है www.ovihams.com। और इसमें एक आप पेशेंट अपॉइंटमेंट भी ले सकता है, हाँ, और पेशेंट अपॉइंटमेंट भी ले सकता है। एंड आज की डेट में क्योंकि जैसे कि हम बात करेंगे इतनी तकनीकी एनहेंसमेंट हुई है, तो वी आर ट्रीटिंग पेशेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड थ्रू ऑनलाइन ट्रीटमेंट ऑल्सो। वी हैव द फैसिलिटी फॉर ऑनलाइन ट्रीटमेंट। Patient can, those who cannot come to us, they can directly go to our website, register themselves,
एंड दे कैन डाउनलोड द केस परफॉर्मा, वहाँ पे अपनी पूरी डिटेल भेज सकते हैं, उनके साथ रिपोर्ट भेज सकते हैं, और उसके बाद आवश्यकता पड़ने पर हम मरीजों के साथ स्काइप के थ्रू इंटरेक्ट भी करते हैं, एंड देन विल बी ट्रीटिंग केसेस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड अभी कुछ मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा अल्सरेटिव कोलाइटिस के अलावा, जो हमारा एक विशेष हम काम कर रहे हैं अभी, एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसको कॉल्ड MND, मोटर न्यूरॉन डिजीज। तो उसमें एलोपैथी के अंदर अभी तक कोई विशेष सफलता हासिल नहीं हुई, तो हम अपनी OVMs के अंदर हम इसका शोध कार्य भी कर रहे हैं, और काफ़ी हद तक वी हैव ट्रीटिंग मोर देन 200 केसेस, तो विद वेरी एनकरेजिंग रिजल्ट्स। एंड सेम इज द केस विद एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा, कुछ रेयर डिजीज हैं। बिशस डिजीज में अभी रिसेंटली आई प्रेजेंटेड माई पेपर इन ब्राज़ील इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, तो वहाँ पे भी उसका काफ़ी अप्रिशिएट हुआ। तो वी आर डूइंग लॉट ऑफ वर्क, एंड होम्योपैथी इज एट दिस स्टेज इज एट इट्स ब्लूम, एंड I would prefer कि people should opt for homeopathy for its efficacy, not thinking it कि वो नुकसान नहीं करेगी या comparatively सस्ती है, चलो कुछ ना कुछ तो करना है इसलिए होम्योपैथी। तो come for the homeopathic treatment for its efficacy, और अगर आप सही समय पे शुरुआत में होम्योपैथी के संपर्क में आ जाएंगे, तो I can assure you कि आप में आधी से ज़्यादा आपके बच्चों की प्रॉब्लम्स उस लेवल तक पहुंचेंगे जहाँ पे कि आपको कॉम्प्लिकेशन आए, या जहाँ पे कोई सर्जरी की जरूरत पड़े, या जहाँ पे वो करे, मतलब आई मीन वी कैन सेव लॉट मेनी पीपल फ्रॉम दिस थिंग्स। वेरी गुड। और लास्ट का फाइनल क्वेश्चन डॉक्टर साहब ये रहता है कि ये जो लोग जो आउट ऑफ स्टेशन वाले हैं, अब्रॉड में हैं, आउट ऑफ स्टेशन वाले हैं, तो जब आप मेडिसिन भेजते हैं तो उसकी एफिकेसी बरकरार रहती है या कैसे होता है? जी हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन, जो मतलब शेल्फ लाइफ वाला क्वेश्चन आता है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट होम्योपैथी की जो दवाइयाँ बड़ी लिक्विड में होती हैं इनिशियली, और जो उसमें गोलियों के अंदर डाल के एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जब वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं फिर वो इतनी जल्दी खराब नहीं होती, इट कैन लास्ट फॉर मंथ्स टुगेदर। ऐसा कोई उसमें दिक्कत नहीं, पर हाँ कई लोगों को लगता है कि मतलब वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है कि आई मीन अभी तो इतनी देर से कहीं पड़ी दवाई खराब ना हो जाए। अगर वो दवाई ठीक ढंग से बनी हुई और ठीक ढंग से एब्जॉर्ब होगी तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं देती। बल्कि हम तो ये भी कहते हैं, वी आई मीन इन होम्योपैथी वी गिव स्वीट पिल्स टू ईट and sweet behavior to admire so that one can have a sweeter sort of relationship and healthy life. वाह तो इतनी बढ़िया बात से हम ये आज डॉक्टर साहब का बहुत धन्यवाद करते हैं, उन्होंने अपना वैल्यूएबल टाइम निकाला हमारे लिए। और हम ये कामना करते हैं, शुभकामना रहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को आप ठीक करें। All the best to you. Thank you very much. And I would like to say that homeopathy ensures health safely, and you can be healthy with homeopathy. Thank you. Thank you. Thank you.